नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर दोस्तों समय समय पर आपको हम हल करवाते आए हैं और आज हमारे पास पेपर है राजस्थान रोडवेज का। RSRTC का ये पेपर है और आर्टिजन ग्रेड थर्ड का पेपर है। आर्टिजन ग्रेड थर्ड में अलग अलग ट्रेड वाइज पेपर होते हैं। हम जो पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो पेपर हमारा है आर्टिजन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल का। आर्टिजन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल में प्रीवियस पेपर में टॉपिक वाइज सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए थे, समय कैसे दिया जाता है। तो जा कर के एक बार वो आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। और इस पेपर में जो 50 क्वेश्चन टेक्निकल के आए हुए हैं हम वही सॉल्यूशन करेंगे। नॉन टेक वाले JK ITI मंत्र यूट्यूब चैनल पर हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं, मैथ, हिंदी और GK। आप वहां से नॉन टेक वाले वीडियो ज़रूर देखें। कम्युनिटी टैब में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जयपुर मेट्रो का एक पुराना पेपर था, हम ही ने अपलोड करवा रखा है। पुराने पेपर जब ऑफलाइन हुआ करते थे तो वो केवल आपको वीके नॉलेज चैनल पर ही मिले हैं, चाहे आप कहीं से देख लो। NCL का पेपर हमने प्रोवाइड करवाया जब ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन होने लग गए तो सबके पास आते हैं। जयपुर मेट्रो का जो पहला ओल्ड पेपर था और उसके बाद में अब जो लेटेस्ट हुआ था तो थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। यही सिचुएशन यहाँ है। ये 2013 का पेपर है। एग्ज़ाम डेट आपको मैं एग्जैक्ट बता दूँ, 15 दिसंबर 2013 को ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एक बार और सारी चीज़ें बताऊँ। आर्टिजन ग्रेड थर्ड का पेपर है और 2 घंटे का समय मिलता है। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 15 दिसंबर 2013 को ये पेपर हुआ था। काफ़ी आसान से क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी है। बड़ी बात क्या है कि एक टॉपिक इन्होंने नया जोड़ दिया जो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो है व्हीकल अल्टरनेटर और वायरिंग डायग्राम, यानी व्हीकल की वायरिंग के कनेक्शन और व्हीकल के अल्टरनेटर से संबंधित, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जनरली इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन पढ़ते हैं, उन सिलेबस में नहीं है। तो उसका कुछ क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्यूशन करना है मैं बताऊंगा और उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो के अंदर बात करूंगा, अभी नहीं बताएंगे। और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट, न्यूज़ नोटिफिकेशन, प्रीवियस पेपर हम आपको इस चैनल पर हल कराते आए हैं समय समय पर। आई होप चैनल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हर मंडे फ्री वाले प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट भी कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आ जाओ शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन आपके सामने है और यहीं से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बहुत आसान है, 2 क्वेश्चन फटाफट करा दूंगा। विद्युतिक इंजीनियरिंग में AC का पूरा नाम क्या है? तो AC का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट है और DC का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। तो ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे, लेकिन अब उम्मीद मत करना कि गुरुजी ऐसा क्वेश्चन फिर आ सकता है क्या। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे तो ये लो। और जो बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों देखना चाहिए, दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल देखो, DC में धारा प्रवाह की दिशा कैसी होती है? देखो, धारा के प्रवाह को ट्रेडिशनल रूप में यानी परंपरागत तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानते हैं करंट के फ्लो को। तो अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। ए ऑप्शन करेंगे, प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होगा। इजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा इस पर हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है और चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर आपका वैसे ही हो जाएगा। देखो, अल्टरनेटर वोल्टेज निम्न का प्रयोग करके घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। यानी AC को हम स्टेप अप और डाउन कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त। AC को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कैपेसिटर AC को अप या डाउन नहीं करता, ये एक तरह से एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है ना, तो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी बोल दो या चार्ज बोल दो, बात एक ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। डायोड AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। AC को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता। और ट्रांजिस्टर जो है ये एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन और रेक्टिफिकेशन के काम में लिया जाता है। अलग अलग पर्पज इसके होते हैं।
लेकिन एक सवाल आज और बता रहा हूँ आपको, ये पुराने समय के सवाल में तो ये आता था, लेकिन अभी वर्तमान सिचुएशन में नया क्वेश्चन जब आएगा, सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जगह अगर डायरेक्ट करंट लिख दिया जाता देन आपका आंसर क्या होता, कोई बता पाएगा? यानी अगर हमारा सवाल होता कि डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त उसके लिए जिस सर्किट का उपयोग करते हैं उसे चॉपर सर्किट कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चॉपर क्या करता है? डीसी के मान को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, पढ़ लेना। एएफडी और वीएफ क्या होते हैं वर्तमान में ड्राइव में, इनमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अगला सवाल है कि डीसी सप्लाई निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है, यानी कौन हमें डीसी प्रोवाइड करवा सकता है? शुष्क सेल प्रोवाइड करवा सकता है, सेकेंडरी बैटरी, बात तो एक ही है, द्वितीयक सेल लाइक लेड एसिड, निकल कैडमियम, निकल आयरन, डीसी जनरेटर प्रोवाइड करवा सकता है, तो ऑल अबव का ऑप्शन है डी उत्तर के साथ चले जाएंगे। उपरोक्त सभी आसान से ही है, सिंपल लग रहा है, लेकिन इस बार इस लेवल के नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी लेवल आईटीआई का कम ही होता था। हालांकि इससे पहले एक पेपर और हो चुका था, वर्ष 2010 के अप्रैल में पेपर हुआ था। कोशिश करूंगा वो भी मिल गया तो आपको प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। मेरे एक दोस्त ने दिया था, मुझे याद है, उनसे बात करूंगा, पेपर मिल गया तो ज़रूर देंगे। अप्रैल 2010 में भी हुआ था, ये 2013 वाला पेपर है। अगला सवाल क्या करें, एसी को निम्न का प्रयोग करके डीसी में बदला जा सकता है, यानी कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। एसी को डीसी में कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूजिंग, यानी डायोड का उपयोग करके हम रेक्टिफायर के माध्यम से कर सकते हैं, और हम एससीआर के यूज से भी कर सकते हैं, और ए व बी दोनों का ऑप्शन है। तो देखो इससे आसान तो क्या ही जाएगा अपने पास कोई ऑप्शन, कोई इशू नहीं होगा, बोथ अबोव 1 एंड 2, यानी सी उत्तर आ जाएगा। ए व बी दोनों विधियों से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगला देखो कि डाइलेक्ट्रिक और एडी करंट लॉस कब होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। तो डाइलेक्ट्रिक वैसे तो अपन लॉस नहीं कहते, डाइलेक्ट्रिक अपने तो यूज में ही आता है और हीटिंग का एक प्रकार है। तो डाइलेक्ट्रिक और एडी करंट अगर दोनों एक साथ एग्जाम्पल में लेंगे तो फिर केवल एसी ही करना है, क्योंकि लाइन के मामले में पूछ रहा है तो पेरावैद्युत हानि और भंवर धारा हानि केवल एसी में होती है। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक क्वेश्चन है, समझेंगे तो शायद ज़्यादा ही समझ में आएगा। अगला सवाल देखो, दिष्ट धारा जो समय के साथ परिमाण में बदल जाती हो लेकिन परिपथ उसी दिशा में प्रवाहित होती रहती है, यानी सवाल क्या कह रहा है कि समय के साथ मान में परिवर्तन तो आता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलती। तो ऐसा ही तो आता है समय के साथ ग्राफ, बस तो फिर बता दो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, पल्सेटिंग डीसी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, स्पंदमान डीसी बोलेंगे, पल्सेटिंग डीसी इसका उत्तर कर देना। सिंपल सा सवाल है। और उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन देखो, एक अल्टरनेटर में अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे बदला जाता है? वेरी सिंपल। अल्टरनेटर में क्या होता होगा, देखो स्टेटर तो वो है जो ईएमएफ उत्पन्न करता है, यानी प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। ब्रूस क्या करते हैं, आउटपुट करंट प्रोवाइड करवाते हैं। रेगुलेटर क्या करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है, ठीक है। रेगुलेटर क्या करेगा, आउटपुट को कंट्रोल करेगा। ऑप्शन ए की है रेक्टिफायर। और जनरली कौन सा लेते हैं, 3 फेज रेक्टिफायर लेते हैं जिसमें 6 डायोड होते हो। बताओ बात समझ में आई क्या? पेपर अच्छा है ना? बस तो फिर इसी तरह के क्वेश्चन आते पेपर में, और इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि वायरिंग के अल्टरनेटर, सॉरी व्हीकल के अल्टरनेटर का सवाल शुरू हो रहा है। अल्टरनेटर अलग चीज़ होता है, व्हीकल में उसको अल्टरनेटर के नाम से बोलते हैं। शुद्ध हिंदी देखेंगे तो वही मिलेगा। इसके नोट्स की एक पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है, आप हमारे टेलीग्राम से उसे ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, तो आपको टेलीग्राम वहाँ मिल जाएगा। कुल 18 पेज का
ये नोट्स है जो केवल और केवल व्हीकल की वायरिंग डायग्राम और इस पूरे जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे 15 से 20 क्वेश्चन, वो पूरा एक ऐसा चैप्टर है जो अपने सिलेबस में नहीं है, जनरली नहीं पढ़ते हैं। अभी उसको पूरा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम वैकेंसी आ जाए तो उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं और उस टॉपिक में थोड़ा आप डीपली जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर रखी है। बहुत शानदार पीडीएफ है, सिंपल भाषा में है, हिंदी में लिखी हुई है, तो आराम से समझ आपको आ जाएगी। तो मैं आपको वहीं से एक बार वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कहूँगा ताकि आप इन सारे सवालों को ईजिली क्रॉस मैच करवा सकें और समझ सकें। आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं उसमें कौन कौन से 3 मेन पार्ट होते हैं या कौन कौन सी मेन इकाइयाँ रहती है उसमें। ठीक है, देखो उसमें जो 3 मेन इकाइयाँ रहती है ना, उसके इसने 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन तो दे रखा है वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर और कटआउट। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर और टेम्परेचर कंपनसेटर। तो ये जो कटआउट है ना, ये इस थर्मिस्टर टेम्परेचर कंपनसेटर के अंदर ही होता है, जो टेम्परेचर के निर्धारित मान से कम या ज़्यादा होने पर ऑटो कट और ऑटो कनेक्ट करता है। लाइक हमारे गीज़र और प्रेस में थर्मोस्टेट करता है, ठीक वही फंक्शन ये करता है। तो 2 उत्तर इन्होंने दे दिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन तो है, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर ये उत्तर आप मान लेना। वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर और कटआउट मेन पार्ट होते हैं, क्योंकि रेगुलेटर है ना, तो रेगुलेटर में कटआउट रहेगा। हालांकि टेम्परेचर कंपनसेटर में कटआउट होता है और काम करने का फंक्शन इसका वैसा ही रहता है। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रोटर प्रोवाइड करवाता है। रोटर को हम डीसी देकर क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। डीसी सप्लाई से एक्साइट किया जाता है। डीसी देकर उत्तेजित करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम क्या करता है, बाहरी भाग है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। स्टेटर क्या करता है, इस रोटर वाले चुंबकीय क्षेत्र का फायदा उठाता है और ईएमएफ उत्पन्न करता है। और रेगुलेटर क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, नियंत्रित करेगा। अगला सवाल, अल्टरनेटर में रेक्टिफायर जो काम में लिया जाता है उसमें कितने डायोड होते हैं। अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन आए थे उसमें हम बात कर चुके हैं। अल्टरनेटर में 3 फेज रेक्टिफायर होता है और 3 फेज रेक्टिफायर जो होता है वो भी 3 फेज फुल वेव वाला ही होता है। और 3 फेज फुल वेव में कितने रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, 6 डायोड होते हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ेंगे और 63वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अल्टरनेटर का आउटपुट निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अल्टरनेटर हो या कोई भी एक ऐसी यूनिट जो सप्लाई प्रोवाइड करवाती हो, जिसे हम सप्लाई सोर्स बोलते हैं। एक सप्लाई सोर्स के पास हमेशा वोल्टेज होती है, ये ध्यान रखना। जब लोड जुड़ा हुआ नहीं हो तो वोल्टेज के इस मान को ईएमएफ कहा जाता है। ओपन सर्किट इसे ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है। और जब ईएमएफ हो तो ये माना जाता है कि इस समय अभी कोई धारा नहीं चल रही है। जैसे ही लोड कनेक्ट होता है तो लोड की एक धारा होती है जो इससे ईएमएफ सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराती है और टर्मिनल वोल्टेज में कमी आती है। जितना ईएमएफ ओपन सर्किट के समय था उतना नहीं होता है और वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बात क्या आती है गुरुजी, बात ये आती है कि हम सप्लाई सोर्स में हमेशा वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो करंट होती है वो हमेशा लोड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केवल वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं बाहर के अकॉर्डिंग।
वोल्टेज को मेंटेन। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से नहीं, ये टॉप लेवल का है, ये डिप्लोमा लेवल तक चला जाता है, ध्यान रखना। अल्टरनेटर के मामले में कौन सी दो राशियों को स्थिर रखा जाना आवश्यक है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या उत्तर करोगे मेरे दोस्त? अल्टरनेटर के मामले में कौन सी दो राशियां ऐसी है जिन्हें स्थिर रखा जाना जरूरी है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो पहला ऑप्शन तो आता है फ्रीक्वेंसी और दूसरा आता है बस बार की वोल्टेज। शॉर्ट में तो हम इसे बस वोल्टेज ही बोलते। आप भी जब फील्ड में लग जाओगे और प्रैक्टिकली काम करने का मौका मिलेगा तो यही कहोगे कि बस वोल्टेज डाउन आ रही है, बस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। कोई बात नहीं। दो कारक कौन से हैं? इसीलिए ये कहा जाता है कि एक अनंत बस, ठीक है ना। तो दोबारा सुन लो, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ही मेंटेन रखना होता है तो हम वोल्टेज को ही रेगुलेट करवाते हैं, राइट। क्योंकि वैसे देखो करंट तो लोड पर डिपेंड करेगी, तो हमें नहीं पता ना उपभोक्ता कैसा लोड डालेगा। अगला सवाल, अल्टरनेटर रेगुलेटर में थर्मिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? ये देखो, ये है वो कटआउट। दरअसल ये थर्मिस्टर कटआउट ही है। थर्मिस्टर मेरे दोस्त याद रखना NTC होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला होता है। तापमान के साथ इसका प्रतिरोध रैखिक रूप से घटता है। तापमान की कंपनसेट करने के लिए होता है, यानी तापमान के मान में अगर परिवर्तन होते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति करता है, प्रतिपूर्ति करता है। मेकअप भी बोल सकते हो, कंपनसेट भी बोल सकते हो। थर्मिस्टर कटआउट है, टेम्परेचर कंपनसेटर का काम करता है यहाँ पर। अगला सवाल देखो, DC जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? DC जनरेटरों के दो भाग होते हैं, एक भाग को बोलते हैं आर्मेचर और एक भाग को बोलते हैं फील्ड पोल, है ना। फील्ड पोल अकेले नहीं होते, पोल के साथ में कुछ एक आगे का पार्ट जुड़ता है जिसे शू बोला जाता है, तो पूरा नाम पोल शू होता है। मैं पोल शू तक आपको क्यों ले गया? क्योंकि फील्ड पोल का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया। डी उत्तर के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दोबारा देखो, आर्मेचर का काम क्या है? EMF उत्पन्न करना। आर्मेचर में हमेशा AC उत्पन्न होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और प्रेरित EMF के प्रकार को गतिज EMF बोला जाता है। चालक का काम करता है। कार्बन ब्रूसेज का काम क्या है? आउटपुट डिलीवर करना। कम्यूटेटर का काम क्या है? उत्पन्न AC को DC में बदलना। और ऑप्शन क्या रह गया फिर? पोल शू। बताओ समझ में आ रहे हैं क्या? आसान सा ही है, बट मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मेहनत से रिकॉर्डिंग होती है मेरे दोस्त। मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम वैसे ही होती है, लेकिन फिर भी लगातार आधे आधे घंटे के लिए हम क्लासेस रिकॉर्ड करवाते हैं, तो आप कंप्लीट देखा करें और बताया करें हमें कि आपको समझ में क्वेश्चन आए, कितने आए, कहाँ तक समझ में आए। देखो 65वां क्वेश्चन, धारा को यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए डायनेमो के साथ में क्या लगाया जाता है? यूनिडायरेक्शनल बोले तो एक दिशीय, और एक दिशीय किसे बोलते हैं? DC को, जो एक ही दिशा में चलती हो, क्योंकि AC तो दोनों दिशाओं में चलती है ना। तो कम्यूटेटर लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे? दोबारा देख लो, यूनिडायरेक्शनल डायनेमो के साथ में क्या लगाते हैं? हाँ, अगर अल्टरनेटर अगर पूछ लेता ना, तो अल्टरनेटर में फिर आप डायोड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर में अपन क्या करवाते हैं कि रेक्टिफायर लगा करके बाहरी सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, ना कि इंटरनल सर्किट में, ठीक है। और आर्मेचर का काम, कार्बन ब्रश का काम पता है। आर्मेचर EMF पैदा करता है और कार्बन ब्रश आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगला सवाल, डायनेमो में कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच कौन सा इंसुलेशन भरा जाता है? माइका भरी जाती है। और पहले के टाइम में, यानी वर्ष 2013 के टाइम में, तो इन्हीं क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस हुआ करता था, बहुत महत्व था इन क्वेश्चनों का। और अब जब समय बदल गया तो आपको क्वेश्चन जो है वो अलग लगने लग गए थोड़े से। कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्जिंग प्रणाली, ये वो क्वेश्चन है जो वायरिंग में से आ रहा है। चार्जिंग प्रणाली का दृश्य निरीक्षण करने के बाद प्रॉपर चल रहा है कि नहीं सिस्टम, तो इसके लिए चार्जिंग सिस्टम के साथ बेल्ट की जांच कर रहे हैं। और 2 टेक्नीशियन जांच करने गए, आप जैसे 2 दोस्त गए,
2 कर्मचारी गए, 2 टेक्नीशियन गए ITI किए हुए। ए टेक्नीशियन ने ये कहा कि नई बेल्ट जो लगाई है उसका टेंशन पुरानी बेल्ट की तुलना में ज़्यादा है। और बी टेक्नीशियन ने कहा कि बेल्ट का तनाव भिन्न भिन्न वाहनों के लिए भिन्न भिन्न होता है, दोनों टेक्नीशियन में से सही कौन सा है। भी बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको छोड़ दीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अपने बेल्ट ड्राइव जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, बेल्ट से चालित कंट्रोलिंग जितने भी होते हैं, बेल्ट जैसे जैसे पुरानी होती है तो उसका खिंचाव या टेंशन धीरे धीरे कम हो जाता है और लूज होती जाती है और फाइनली बेल्ट टूट जाती है और रिप्लेस करनी पड़ती है। नई बेल्ट प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो सिंपल बात है, वो टाइट होगी तो उसका तनन बल क्या होगा, पुरानी बेल्ट की तुलना में ज़्यादा होगा। यानी टेक्नीशियन ए तो सही बोल रहा है। तो बी ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, नई का उच्च होता है वो भी ठीक है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, टेक्नीशियन बी कह रहे हैं कि अगर आप 2-3 मशीनों में देखेंगे तो सब में बेल्ट का तनाव अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, और डिपेंड किस पर करेगा, लोड पर डिपेंड करेगा। दोनों टेक्नीशियन सही थे, सी ऑप्शन के साथ चले जाना। और उसके बाद में देखो यार, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल वायरिंग अल्टरनेटर वाली समझेंगे तो ही समझ में आएगा। और क्योंकि ये उस सर्किट से क्वेश्चन है जिसको आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, चैप्टर ही नहीं है, लेकिन 18 पेज की PDF मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, उसमें ये मिल जाएगा। कहाँ मिलेगी गुरुजी PDF? टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम कहाँ है गुरुजी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, VK नॉलेज के नाम से तो आ ही जाए। क्या कह रहा है देखो, कुछ अलग ही क्वेश्चन है, समझेंगे तो शायद आप उत्तर कर पाएंगे, और मैं आपके लिए इनको थोड़ा विस्तार से लिख कर भी लाया था। पहला सवाल कह रहा है कि यदि इंजन चालू रहते हुए चार्जिंग प्रणाली का इंडिकेटर लैंप जलता रहता है तो इसका कारण निम्न में से किस टर्मिनल पर वोल्टेज की क्षति हो सकती है। इंग्लिश की तरफ आइए। चार्जिंग सिस्टम इंडिकेटर लैंप गोज ऑन विद द इंजन रनिंग। ये मान लिया जाता है कि इंजन जब रन कर रहा हो तो उस समय चार्जिंग सिस्टम ऑटोमेटिक कट आउट हो जाता है, यानी बाहर हो जाता है। वो कह रहा है कि यदि लैंप इंडिकेटर आपको अभी भी ये बता रहा है कि चार्जिंग सिस्टम ऑन है तो आपको निम्न में से किस पर लॉस ऑफ वोल्टेज दिखाई देगा। थोड़ा सा इस टर्मिनल को समझा दूं। IG टर्मिनल का मतलब है इग्निशन। इग्निशन का मतलब होता है जहां से इनिशियल स्टार्टिंग होती है, प्रारंभिक होता है व्हीकल का। L का मतलब है लाइन। 11F का मतलब है फील्ड, यानी अल्टरनेटर की फील्ड को ये सिरा मिलने वाला है। और S का मतलब होता है जो स्टेटर टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर। इसमें एक ऑटो फंक्शन आता है व्हीकल इंजन की, अगर आप कंपैरिजन में बात करेंगे तो ऑटो सिस्टम में क्या होता है कि चार्जिंग और रनिंग, व्हीकल का रनिंग दोनों आपके एक साथ नहीं चलेंगे, ये वो मानते हैं। तो मानना ये होता है कि अगर इंजन स्टार्ट है तो चार्जिंग नहीं होगा, और चार्जिंग है तो अल्टरनेटर यानी जो स्टार्टिंग सिस्टम है वो नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि स्टार्टर पे आपको वोल्टेज उस समय नहीं मिलेगी ऑटो कट सिस्टम से। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। इंजन चालू न रहने और इग्निशन चालू रहने पर चार्ज लैंप जलता रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी इंजन जो है वो बंद है और इग्निशन वाला चालू है, मतलब जो व्हीकल में हीट बढ़ाता है ना, जिससे स्टार्ट होता है। अब कुछ व्हीकल्स में आजकल क्या है कि कोल्ड व क्रेकिंग सिस्टम आता है, अगर ठंडे में स्टार्ट करोगे तो क्लच प्लेट जो है वो डैमेज हो जाती है। खैर मुझे थोड़ी जानकारी कम है, ये व्हीकल वालों से आप थोड़ा और समझे सही रहेगा। उसमें क्या आता है कि पहले थोड़ी देर के लिए आपको हीटर को ऑन करवाना होता है, या दहन प्रणाली बोल दो जिसे अपन प्रज्वलन या इंग्लिश में इग्निशन बोलते हैं। तो वो इग्निशन लैंप जो है ना वो आपका ऑन हो जाना चाहिए, वो बताना चाहिए कि यस हीटर स्टार्ट हो चुका है, तो टेम्परेचर थोड़ी देर में मेंटेन हो जाएगा और आप उसके बाद में इंजन को चालू कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, ऐसा नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात है, लैंप फ्यूज हो गया, क्योंकि बाकी सारा सिस्टम तो सही है, तो लैंप काम करना चाहिए था। बस अगला सवाल देखो। अल्टरनेटर टर्मिनल पर आपको अर्थिंग की जांच करनी है, ठीक है ना। अल्टरनेटर टर्मिनल को
टेस्टिंग के लिए किस टर्मिनल को ग्राउंड करना है, तो टेस्टिंग के लिए आपको फील्ड ग्राउंड करना होता है, ठीक है ना। ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखो आपको समझने पड़ेंगे, मुझे लगता है एक बार आप वो 18 चैप्टर पेज वाली पीडीएफ पढ़ना, फिर आपको हो पाएगा। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर आउटपुट परिपथ में जो आपका इंसुलेटर साइड है वहाँ ओवर वोल्टेज ना हो, इसकी जांच करनी है। तो वोल्टमीटर बैटरी टर्मिनलों के लिए किसके साथ जोड़ना चाहिए, तो फिर वही आ जाते हैं, इग्निशन, ग्राउंडेड, एस स्टार्टर पैनल, और एक बी टर्मिनल आता है जो केवल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही होता है। एक ए होता है जो आर्मेचर पैनल के लिए होता है, और एक बी बोलते हैं, ठीक है, पार्ट बी के रूप में मान लो जो भी है, इसमें उत्तर भी आएगा। और अगला कह रहा है अल्टरनेटर आउटपुट सर्किट में अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। सॉरी, हाई रेजिस्टेंस क्यों आएगा, आउटपुट साइड में उच्च प्रतिरोध कब आएगा, जब सर्किट ओपन हो या फिर लूज कनेक्शन रह जाए, प्रॉपर नहीं आए, सी आएगा, लूज या कनेक्शन जो है वो आपके, ठीक है। कुछ सिंपल क्वेश्चन है तो आगे भी बढ़ेंगे। डायनेमो चार्ज दर्शाना बंद कर देता है, आप कौन सी मद की जांच करेंगे, यानी डायनेमो जो है वो चार्ज बताना ही बंद कर रहा है, ड्राइव बेल्ट में साथ में वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टेम्परेचर उसका प्रॉपर है कि नहीं है, फील्ड में फ्यूज लगे हुए वो उड़ तो नहीं गया, वायरिंग नहीं उड़ गई, वो कम्यूटेटर ब्रश सब की जांच करेंगे। और अगला सवाल है चेक द अल्टरनेटर रोटर फॉर ओपन सर्किट मेजरिंग रेजिस्टेंस बिटवीन टू, अल्टरनेटर के रोटर की ओपन सर्किट की जांच करनी है। तो अल्टरनेटर के रोटर पर स्लिपरिंग लगती है, और ये स्लिपरिंग किसका होता है, रोटर का सर्किट होता है। तो हमें क्या करना है, स्लिपरिंग पे रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे, प्रॉपर रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। और उसके बाद में है कि जो स्टार्टर की मोटर होती है उनको हम कैसे ड्राइव करवाते हैं, तो स्टार्टर मोटर ड्राइविंग के लिए ऑप्शन रहता है गियर सिस्टम से। क्योंकि स्टार्टर में क्या होता है कि फाइनल स्टार्टअप के बाद में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे ड्यूल स्टार्टर है, मोटर को डायरेक्ट डेल्टा में चला देगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मोटर पर अगर लोड वेरी कर रहा है तो स्पीड को कौन कंट्रोल करें, इसलिए उनमें क्या होता है गियर प्रणाली वाला सिस्टम आगे और रखते हैं। तो एक लिमिट के बिना गियर आगे नहीं देंगे तो स्पीड बढ़ेगी ही नहीं। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि वाइल स्टार्टिंग एन इंजन द स्टार्टिंग पिनियन मेस विद, ये कह रहा है कि इंजन चालू करते समय स्टार्टर पिनियन जो होता है वो किसके साथ जुड़ता है। स्टार्टिंग के समय इनिशियल सप्लाई जो देते हैं ना, वो इंजन फ्लाई व्हील रिंग गियर होता है, जो उस फ्लाई व्हील को घुमाएगा तो अल्टरनेटर जो है वो वोल्टेज बिल्डअप करके उसको स्टार्टअप देगा। ये वायरिंग वाले चैप्टर के ये यार, अल्टरनेटर व्हीकल वायरिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। कोई डीजल मैकेनिक का आपको दोस्त या टीचर मिल जाए तो एक बार ये क्वेश्चन आप उनसे और समझ लीजिएगा, पूरा पार्ट आएगा, पढ़ना पड़ेगा। भर्ती आने के बाद में अपन और पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। देखो, बैटरी स्टार्टर के संयोजन के लिए हमें उच्च मान की धारा की जरूरत है। क्या करें, नहीं सॉरी, सघन धारा आपूर्ति की जरूरत होती है। क्वेश्चन गलत है, यहाँ देखो, थिक करंट सप्लाई केबल, ये कह रहा है कि मोटी धारा ले जाने वाले केबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है, मोटर की करंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा करंट के लिए हमें क्या करना होगा, मोटा तार यूज करना पड़ेगा। पतली तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो धारा ज़्यादा चलने नहीं देगा। और अगला सवाल कह रहा है कि इंजन क्रैंक टू स्लो टू स्टार्ट, इंजन क्रैंक जो है वो चालू हो रहा है, वो धीमे धीमे हो रहा है, तो समस्या का कारण क्या हो सकता है। भाई इस समस्या का कारण तो आपका फॉल्टी न्यूट्रल, ओपन रिले, इंजन प्रॉब्लम, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। कौन सा 79 में लिख करके लाया था, क्या बता रहा है 79 सॉरी 1 कह रहा है कि इंजन की ही कोई समस्या हो सकती है। आई एम सॉरी टू से कि ये पूरा डीजल मैकेनिक वाला कोई बंदा अगर होता तो ज़्यादा बता पाता। हम आपको बता इसलिए रहे कि क्वेश्चन है, प्रोवाइड करवाने ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल के भी आए थे, आगे चलेंगे वो भी आएंगे, थोड़ी देर वेट कर लो, कर देंगे, कोई बात नहीं। हैं आगे क्या कह रहा है, स्टार्टर मोटर घूमती है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है और इंजन को क्रैंक करती है, तो समस्या की सर्वाधिक उत्पन्न संभावना निम्न में से किस में आती है। देखो ये कह रहा है कि मोटर चल रहा है लेकिन इंजन जो है ना वो आपका क्रैंक नहीं हो पा रहा है। इंजन अगर क्रैंक नहीं होगा तो क्लच जो है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था शायद अभी थोड़ी देर पहले, प्रैक्टिकली हुआ है कई बार, आप अगर ओवर कमांड दे देंगे मोटर को, व्हीकल को, तो क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगी।
उसके बाद स्टार्ट नहीं होगा, सारा सिस्टम कितना सही हो जाए और फिर आपको क्लच प्लेट जो है ना वो रिप्लेस ही करवानी पड़ेगी। ये है वो जिसको मैं कह रहा था कि पहले आप अगर हीटर सर्किट में नहीं लेते हो और वैसे ही सीधे ही गाड़ी को स्टार्ट कमांड दे देते हो कि चल स्टार्ट हो जा, तो वो नहीं होती और क्लच प्लेट उसकी डैमेज हो जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि परफॉर्मिंग ए स्टार्टर करंट ड्रा टेस्ट, लो करंट ड्रा यूजुअली इंडिकेट। स्टार्टर की करंट देख रहे हैं आप, उस समय ये कहा जा रहा है कि धारा निम्न ली जा रही है, तो सिंपल बात है प्रतिरोध ज़्यादा है। क्या कह रहा है, जस्ट अपोजिट है कि धारा ज़्यादा कैसे ले रहे हैं। यहाँ कह रहा था कम धारा उच्च प्रतिरोध है। ज़्यादा धारा कब जाएगी, ज़्यादा धारा या तो प्रतिरोध कम हो या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम हो, ग्राउंड लीकेज कुछ हो रहा हो, है ना, तो वो लेगा। और अगला सवाल, स्टार्टर मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग की शॉर्ट की जांच करनी है। आर्मेचर की शॉर्ट जांच करने के लिए ग्राउलर काम में लेंगे, बाहरी ग्राउलर इसका उत्तर आएगा। एसी स्टेटर की जांच करने के लिए आंतरिक ग्राउलर का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्टार्टर मोटर में फील्ड वाइंडिंग निम्न में से किसके ऊपर की जाती है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ करते हैं भाई, फील्ड वाइंडिंग पोल शू पर होती है, आर्मेचर पर तो लेप या वेव होती है, ब्रूसों पर कोई वाइंडिंग नहीं है, कम्यूटेटर पर कोई वाइंडिंग नहीं है, पोल शू आ जाएगा। ऑटोमोबाइल में अधिकांशतः कौन सी बैटरी है, ऑटोमोबाइल में जो बैटरी होती है वो है हमारी लेड एसिड बैटरी, है ना, वाहनों में यूज की जाती है लेड एसिड बैटरी होती है। पूर्ण आवेशित बैटरी की वोल्टेज 2.2 वोल्ट से लेकर 2.6 वोल्ट तक होती है। लेड एसिड बैटरी में एसिड कौन सा होता है, गंधक का अम्ल होता है, H2SO4 बोल सकते हो, तनुगंधक का अम्ल है। बैटरी के अपघटे का विशिष्ट गुरुत्व नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर का करेंगे। हाइग्रोमीटर क्या नापता है, वातावरण में नमी या फिर आर्द्रता नापता है। अगला सवाल, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। लेवल नीचे हो तो बैटरी में क्या डालना चाहिए, आसूत जल डाल देना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर डाल देना चाहिए। 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी, उसमें क्या होगा, 6 सेल श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि 2 वोल्ट प्रति सेल जनरली माना जाता है। वैसे देखो समांतर में तो सेलों का कोई मतलब नहीं है, सीरीज में देखो फिर 3 से तो 12 वोल्ट मिल नहीं सकते ना, तो 6 सेल ही उत्तर करना था। लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेटें किसकी होती है, पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है, लेड पर ऑक्साइड की, PbO2 बोलते हैं, ठीक है। PbSO4 क्या होता है, लेड सल्फेट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है जब डिस्चार्ज हो जाता है। Pb बोलते हैं स्पंजी लेड, और ये कब होता है, चार्जिंग होने पर नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटों में पूछ रहा है कि पॉजिटिव प्लेट की संख्या क्या है, तो पॉजिटिव वाली जो है वो नेगेटिव से 1 कम होती है, नेगेटिव वाली ज़्यादा, पॉजिटिव वाली कम होती है। लेड एसिड बैटरी को चार्जर के साथ जोड़ा जाता है और जैसे जैसे बैटरी पूरे चार्ज की ओर बढ़ती है तो टर्मिनल वोल्टेज उसकी साथ साथ में बढ़ती जा रही है। टर्मिनल वोल्टेज, अगर बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर बोलेंगे, ठीक है ना। नियत वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं तभी तो वोल्टेज उसमें बढ़ते जा रहे हैं। सीरीज में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, फॉर्मूला क्या है, 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 2 + 3 कर देंगे। समांतर में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो क्या करेंगे, डी उत्तर आ जाएगा, 1 × 2 × 3 और फिर 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1। प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम एम्पियर धारा की है, वोल्ट वोल्टेज की है, और महू किसकी है, चालकता की। ये सिंपल क्वेश्चन है, यूँ मत बोल देना कि गुरुजी यहाँ क्यों रुके। फिर कुछ अल्टरनेटर वायरिंग के आगे कह रहा है कि फ्यूल गेज की सुई जो है ना वो हमेशा फुल पर ही रह रही है। अगर फुल रहती है तो आपने टैंक को ग्राउंड नहीं किया हुआ। लेकिन उल्टा सवाल कि अगर तेल का प्रेशर गेज जो है वो भू संपर्कित नहीं है तो क्या करेगा, वो लो रीडिंग दिखाएगा। प्रेशर गेज अगर ग्राउंड नहीं है तो वो क्या करेगा, कम दर्शाएगा। प्रकाशीय प्रणाली में अगर कनेक्शन ढीले होंगे तो क्या होगा, वायरिंग में फ्लिकरिंग होगी, ठीक है। लाइट जो है ना वो फ्लिकर करेगा, प्रकाश को टिमटिमाना बोलेंगे। और अगले 2 क्वेश्चन, परिपथ में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों की जांच करनी है तो मल्टीमीटर काम में लेंगे। और प्रज्वलन परिपथ में एसी एम्पीयर मीटर किन किन के बीच में जोड़ा जाना चाहिए। एसी एम्पीयर मीटर जुड़ेगा बेलास्ट रेजिस्टर और प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द इग्निशन कॉयल। मेरे दोस्त ये थे 50 प्रश्न राजस्थान रोडवेज RSRTC आर्टिजन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला, कम से कम ये तो पता लगा कि पेपर कैसा आया था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।